एक बार बताएंगे आवाज सही आ रही है? एम आई ऑडिबल? जय हिंद बच्चा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दें। एम आई ऑडिबल? जय हिंद। बैकग्राउंड चेंज कर लो, डबल डबल आ रहा है। अब बताइए, अब सही आ रही है आवाज? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शुरू करते हैं जल्दी से। एक बार सेशन को जो है, जो भी आसपास बैठे हैं उनको बता दीजिए कि चलिए भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हम लोग क्लियर है सर? ओके, तो चलिए पहले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर प्रोजेक्शन आपसे मांगा गया है सबसे पहले सवाल में, तो ध्यान से समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम थोड़ा आराम से समझेंगे। वेक्टर 3i प्लस 4k आपके पास वेक्टर है, y अक्ष पर प्रक्षेपित होगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i प्लस 4j ऑन y एक्सिस। अब देखिए जो वेक्टर है इसमें हम कहेंगे, इस वेक्टर में हम लिख सकते हैं इसको 3i प्लस कितना 4k। ठीक है, और j इसमें नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0j। आप इसमें लिख सकते हैं हम लोग 0j। ठीक है, अब इसमें जो j कंपोनेंट है, जो j के साथ जो नंबर है वो कितना है? 0 है। तो इसीलिए जो आपका आंसर होगा इसका, जो प्रोजेक्शन होगा किसके साथ? y एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन होगा। जल्दी से कमेंट करें आपने क्या इसका आंसर निकाला, सॉल्व किया, फटाफट बताओ आपने इसका आंसर कितना निकाला हुआ है। इसका आंसर आपका रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो आपका j कंपोनेंट है, ठीक है, वो नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका 0। 0 इसका सही आंसर आपने टिक करना था। ठीक है सर, क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लें एक बार, कनेक्शन स्टेबल होगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ चेक कर पा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5। आयताकार निर्देशांक पद्धति में कण की स्थिति दे रखी है 3, 2, 5। इसका स्थिति सदिश आपसे मांगा गया है। स्थिति सदिश क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो हिंदी और इसमें डिफरेंस था कोई दिक्कत है, यहाँ समझो। स्थिति सदिश मांगा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कोऑर्डिनेट आपके पास a, b, c है तो उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? r वेक्टर लिखते हैं हम लोग ai प्लस bj और प्लस क्या लिखते हैं हम लोग? ck। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं? 3, 2, 5। तो इस हिसाब से आंसर क्या आएगा आपका? 3i प्लस कितना? 2j और प्लस कितना आपका 5 का k। तो मैच कीजिएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो आप देखिए इसका आंसर सीधा आपका क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर आ जाएगा। बी इसका आंसर होगा। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आवाज आई थिंक क्लियर होगी बच्चे, आवाज क्लियर होनी चाहिए। आवाज आ रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज ना आए। ठीक है सर, वीडियो सेव क्यों नहीं होती? कोई बात नहीं, वीडियो सेव हो जाएगी। वीडियो को सेव इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर आप लाइव नहीं देखोगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी धीरे धीरे मस्त क्वेश्चन आने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है सही रहने वाला है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, कह रहा है कि when the coordinate axes are translated the component of a vector in a plane changes। जब निर्देशांक अक्ष आपस में बदले जाते हैं तो समतल में स्थिति सदिश के घटक भी परिवर्तित होते हैं। ये बात बिल्कुल जो है गलत है। ठीक है, सही देखिए सही बात कौन सी है। तो इस ऐसे क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर याद करना है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि when the coordinate axes are rotated through some angle component of the vector change but the vector magnitude remain the same। बात तो बिल्कुल सही है। बात किस तरह से सही है कि मान लीजिए आपके पास x एक्सिस है और एक आपके पास क्या है y एक्सिस है और एक आपके पास क्या है z एक्सिस है। अगर आप इन्हें रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए x इधर चला जाएगा, y थोड़ा सा इधर आ जाएगा और z आपका थोड़ा सा इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। याद रखेंगे, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है, जब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम क्या करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो क्या नहीं बदलता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। इसका आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अभी देखो अभी मजा आने वाला है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो अब आपका इंतजार कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आनंद तो अब आने वाला है। ठीक है, आनंद लीजिएगा। ठीक है, लीजिए पहला चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। और चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो सिंपल सी बात है, 5 न्यूटन का एक फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह बना लीजिए, 5 न्यूटन का एक फोर्स है और वर्टिकल के साथ उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो कह रहा है कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। कंपोनेंट निकालना सिखाया था भाई, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 cos 30 ये हो गया, और 5 sin 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका जो है 5 sin 30। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका 5 sin 30 और sin 30 होता है हाफ, सो 5/2 यानी कि आंसर आएगा 2.5। ठीक है, आंसर आएगा आपका 2.5 न्यूटन। आप कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा, एक क्या कह रहे हैं कि ब्लर कर लीजिए। ठीक है, ब्लर सॉरी ग्रीन कर लीजिए बैकग्राउंड। चलो ग्रीन में कर लेता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। ब्लर हो रहा है क्वेश्चन इसमें, कोई बात नहीं, मैं बैकग्राउंड असल में अभी इसमें चेंज करने की व्यवस्था हो सकती है, मैं चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड को बदल दूंगा, या फिर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लो। क्वालिटी को जैसे ही बढ़ाओगे तो वो आपका जो है सही हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो भाई, अभी चेंज कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड को बदल दिया जाता है आपके लिए। ठीक है, अभी बदल देता हूँ बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड बदल दिया जाता है, ग्रीन ले लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे समय देंगे तो आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, इंटरनेट यहाँ सही चल रहा है, तो दिक्कत तो किसी बात की नहीं है। फिर भी मैं बैकग्राउंड को बदल रहा हूँ और कल से मैं इसको ग्रीन ही रखूँगा। थोड़ा सा समय देंगे तो सही हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, व्यवस्था सारी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a is a vector with magnitude a then the unit vector। तो आपको याद करवाया था भाई
क्या याद करवाया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, अगर ए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है यानी कि जो उसका एकांक सदिश होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी कि जो एकांक सदिश होता है, तो एकांक सदिश क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और उसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, सो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड देखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी पे हम लोग यहाँ टिक मारेंगे, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ इस हिसाब से डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले लैंग्वेज पे ध्यान दो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर, ठीक है, कोई वेक्टर आपके पास है, मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास एक्स आई प्लस कितना वाई जे और प्लस कितना आपका जेड के, तो बेटा जो एंगल होता है, जो एंगल कोई भी वेक्टर बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। मान लो एक्स के साथ उसने अल्फा बनाया, वाई के साथ उसने बीटा बनाया और जेड के साथ उसने गामा बनाया। तो एक प्रॉपर्टी है इनकी, क्या प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये बात को भूलना नहीं है, ठीक है, इस बात को भूल जाओगे तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। और जो चैप्टर आज पढ़ा रहा हूं वो आपको मैथ्स में भी काम आएगा, ठीक है, वो आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत हेल्प देने वाला है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि भाई जो आपका वेक्टर है वो समान एंगल को, समान कोण बनाता है, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा यहाँ बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा किसके, 1 के, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा के बराबर है और कॉस गामा के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा आपका 1/√3। इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए ध्यान से समझना है आपको कि जो आपका कंपोनेंट होता है, जो घटक होता है, जो ax होगा, ठीक है, और जो आपका ay होगा और जो आपका az होगा, क्योंकि एंगल यहाँ समान हो जाते हैं तो एंगल होगा आपका a cos अल्फा। अगर बेटा यहाँ एंगल सेम ना होता तो ax जो होता है वो a cos अल्फा के बराबर होता है, ay जो होता है वो आपका a cos बीटा के बराबर होता है और az जो होता है वो होता है आपका a cos गामा के बराबर। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको याद करते हुए चलनी है, क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों बराबर थे, ठीक है। सर वॉइस डबल डबल हो रही है, बेटा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वॉइस डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वॉइस डबल नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, अब मेरी आवाज सही आ रही है सबको, अब सही आ रही होगी, चलो ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा, अब उसने पूछा था कि कंपोनेंट की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, कंपोनेंट की वैल्यू बतानी है तो ax ay az, ठीक है, इनकी वैल्यू बतानी है। ये आपका a cos अल्फा है और ये cos अल्फा है आपका 1/√3। सो आंसर हो जाएगा आपका a/√3। a आपका जो है, ठीक है, a/√3 आपका जो है सही सही यहाँ से आंसर चला जाएगा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन आप निकालिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन को याद करवाते हैं। याद कीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सबसे पहले निकालना होगा। यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश, उसको निकालने का तरीका वेक्टर अपॉन इट्स का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल यहाँ देखिए हो जाएगा 2i प्लस कितना हो जाएगा आपका 4j और माइनस का क्या है आपके पास 5 का k, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना हो जाएगा डिवाइड में, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 25।
16 और 4 कितना होगा 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। तो 2/√45 2/√45i प्लस 4/√45j, ठीक है। और लिख सकते हैं हम लोग क्या -5/√45 आपका k। तो बेटा जो i j k के साथ है वही आपकी डायरेक्शन कोसाइन है। तो पहली डायरेक्शन कोसाइन है 2/√45, फिर है 4/√45 और फिर है -5/√45। तो ये a आपका इसका आंसर होगा, सीधे सीधे a आपका आंसर मिलेगा इसमें। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इसको दिक कोजाइन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो दिक कोजाइन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप किसी भी वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तो फिर जो i j k के साथ कंपोनेंट होते हैं वही जो है आपकी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं। और दूसरी बात कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं पहली होती है कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा और फिर आपका कॉस गामा। चलते हैं अब आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। मजे से समझते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बोला है कि सरफेस एरिया इज, पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या। आपको बताया भी था मैंने कि किसी भी एरिया, ठीक है, किसी भी एरिया को इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोगों ने क्या माना, किसी भी एरिया को हम लोग वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई जो आपका एरिया है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं वेक्टर कह सकते हैं, उसके स्मॉल पार्ट को। तो अगर ये कोई आपके पास एरिया है तो ये एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो याद रखेंगे ये कौन सा एरिया होता है, ये हमेशा याद रखेंगे ये सरफेस एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, सरफेस एरिया। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे हम सदिश मानते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या मानते हैं हम लोग, सदिश मानते हैं। तो बी इसका आंसर होगा। अगर सिर्फ यहां बोलता एरिया तो एरिया तो स्केलर है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो आपका सरफेस एरिया है उसको हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी इज, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। इनमें से कौन एक सदिश राशि है। तो आपसे पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन है। तो देखिए भाई, प्रेशर तो क्या है, प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। गुरुत्वीय विभव, विभव चाहे कोई सा भी हो वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। दूरी, दूरी भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लेकिन इम्पल्स, इम्पल्स होता है आपका जे वेक्टर, जे वेक्टर इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी के बराबर, संवेग के बराबर होता है। तो यानी कि इम्पल्स यहाँ पर आंसर आएगा। इम्पल्स यानी कि प्रणोद या फिर जिसको आवेग भी कह सकते हो, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए मेरा नाम ले लीजिए, प्रेम कुमार साहब। चलो भाई ले लिया तुम्हारा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे देखना, अभी फिल्टर शॉर्ट होने वाले दिमाग के, इसीलिए अपना जो है ध्यान बनाए रखें। जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ, जो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद कीजिए अब अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और इन दो वेक्टर के पैरेलल आपको बताना है यूनिट वेक्टर, मतलब इनके परिणामी के समानांतर आपको सदिश बताना है, एकांक सदिश बताना है, इकाई सदिश बताना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिए 4i है और यहाँ पर माइनस का i है, जब ऐड करेंगे तो 3 का i हो जाएगा, रिजल्टेंट निकाल रहा हूं मैं। और यहाँ पर आपका 3j है और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर भी 3j है। तो प्लस का हो जाएगा आपका 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 का j हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6k है और यहाँ पर माइनस 8k है, तो माइनस का 2k आपके पास बचेगा। तो भाई r वेक्टर के साथ एकांक सदिश क्या होगा, r का कैप लिखना होगा। फिर आपको r का कैप कितना हो जाएगा आपका 3 का i प्लस 6 का j और प्लस आपका ही हो जाएगा आपका माइनस का 2k, और डिवाइड करेंगे इसके मॉडुलस यानी कि इसके परिणाम से। अब क्या होगा, अंडर द रूट, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का हो जाएगा आपका 36 और 2 का हो जाएगा आपका 4। 36 और 4 होगा 40 और 9 होगा 49, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 1/7, ठीक है। 1 ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 6 का j और माइनस का 2 का k। जल्दी से ऑप्शन को मिला लें, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया
मेरे हिसाब से ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आप भी देख सकते हैं कि भाई क्या मैच कर रहा है, ए ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। RDX गेमर, आगे देख नाम नूम लेने में क्या रखा है भाई, ये कौन सा पब्लिक क्लास चल रही है तो यहाँ से फेम मिलेगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11, फेमस होना है बस, हैं सब सब गुणगान करें हॉस्टल में। ओ भाई RDX गेमर, नाम देखो ना कैसा रखा हुआ उसने अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, then the resultant force will be. याद करेंगे, अगर आपके पास n फोर्सेस हैं और n फोर्सेस इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके बीच का एंगल बराबर है, तो यहाँ पर 5 फोर्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो ये 5 फोर्स इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनके बीच का एंगल बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, 5 की जगह पे 3 भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमेशा जब भी इक्वल फोर्सेस काम करेंगे और सबके, ठीक है, सबके बीच में इक्वल एंगल होगा तो आंसर हमेशा 0 होगा। आपको जो किताब दी गई है उस किताब में ये पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, जहां पर मैंने n वेक्टर्स लिया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये बात याद रखना, अगर यहाँ पे 3 बोल देता और बोलता कि भाई तीनों के बीच में इक्वल एंगल है, तब भी आपका आंसर 0 आता। ठीक है, इसको याद रख लेना, 5 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कितने वेक्टर दिए और उनके बीच में इक्वल एंगल थे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, 10 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, 10 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि ये 5 फोर्सेस थे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि अगर n फोर्सेस आपके पास हैं या आपके पास n वेक्टर्स आपके पास हैं और वो वेक्टर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके बीच में इक्वल एंगल हमेशा बनता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो परिणामी होगा, वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो 3 वाला तो तुम्हें याद ही है। अरे लैमीज थ्योरम नहीं पढ़ाई थी क्या, कि तीन के बीच में अगर 3 वेक्टर काम कर रहे हैं तो आपका जो है। चलिए अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। तो कह रहे हैं कि द एंगल मेड बाय अ वेक्टर ए आई प्लस जे विद एक्स एक्सिस। तो भैया एक्स अक्ष के साथ कोण बताना है, तो एक्स अक्ष को हम लोग जो है आई कैप कह सकते हैं, एक्स एक्सिस को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप कहते हैं, और आपका के जो होता है उसको हम लोग जेड एक्सिस को हम के कैप कहते हैं। तो आपको एंगल बताना है किस किस के बीच में, आई प्लस जे के बीच में, आई प्लस जे के बीच में और आई के बीच में। दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको याद करना है, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आप इस तरीके से निकालेंगे। चलिए पहला वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे को डॉट कीजिएगा आई के साथ, तो आपके पास बचेगा आई डॉट आई। ठीक है, वो 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 हो गया। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 है, और आपका आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 1, तो यानी कि ये होगा 1/√2। अब कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आंसर सीधा सीधा आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, सो 45 आपका आंसर आएगा इसका। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को बोल रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि एनी वेक्टर इन आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्री कहते हैं स्वेच्छ दिशा, यानी कि कुछ भी हो सकती है, कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3, उसको 2 वेक्टर या 3 वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो कुछ भी मत सोचो, याद रखो कि अगर आप एक वेक्टर को 2 या 3 वेक्टर से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, उस अकेले वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो याद करेंगे आर्बिट्री वेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी जाएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। जब भी आप किसी अकेले को 2 या 3 से रिप्लेस करोगे तो उन तीनों का रिजल्टेंट उस अकेले के बराबर होना चाहिए। तो आंसर आएगा आर्बिट्री वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, यानी कि एक ऐसा स्वेच्छ सदिश
जिसका परिणामी मूल सदिश के बराबर होगा। अरे भाई सिंपल सोचो कि एक आदमी पे आपने जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। अब मैं कहता हूं कि 100 न्यूटन ना लगाकर आप जो है अलग अलग वेक्टर अलग अलग फोर्सेस लगाइए और उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस हो जितना कि 100 प्रोड्यूस करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, उन सब अलग अलग फोर्स का जो रिजल्टेंट है, जो उनका परिणामी है, वो किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो जो है उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा, तभी तो वो उतना ही इफेक्ट देगा जितना कि वो 100 अकेला दे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा सी। ठीक है, मोगली सो रहा है, मोगली को सोने दो। ठीक है, चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कोणीय संवेग है। तो याद करेंगे, कोणीय संवेग एक वेक्टर तो है, कोणीय संवेग एक वेक्टर है, लेकिन वेक्टर यानी कि सदिश है, लेकिन स्पेशल सदिश है। कौन सा वाला? एक्सियल सदिश है। कौन सा है? एक्सियल, यानी कि ये अक्षीय सदिश है। कौन सा सदिश है? ये अक्षीय सदिश है। हर वो वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग काम करता है, ठीक है, वो एक्सियल वेक्टर होता है। जैसे कि टॉर्क, टॉर्क भी क्या है? एक आपका जो है अक्षीय सदिश है, बल आघूर्ण। ठीक है, लेकिन फोर्स क्या है? फोर्स के बारे में बताते हुए चले। फोर्स एक पोलर वेक्टर है। फोर्स क्या है? एक पोलर वेक्टर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पोलर यानी कि ध्रुवीय सदिश किन्हें कहते हैं? वो सदिश ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं जिनके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत होती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैं 50 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहा हूं, तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस पॉइंट पे लगाया, तब तक हम उसकी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो याद कर लेंगे भाई, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है? एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक एक्सियल वेक्टर। और फोर्स कैसा वेक्टर है? फोर्स एक पोलर वेक्टर है। फोर्स कैसा वेक्टर है? एक पोलर वेक्टर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सर वॉइस वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वॉइस तो सही आनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, हल्का फुल्का भी सुनाई दे रहा है तो बस आनंद लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए, बोला है कि वेक्टर जो p है वो वेक्टर q के बराबर है। देखो, दो वेक्टर अगर बराबर हैं तो ऑब्वियस है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर होगा। ठीक है, दो सदिश तभी एक दूसरे के समान हो सकते हैं जब उनकी दिशा और उनका परिमाण क्या हो? एक दूसरे के समान हो। यानी कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल डायरेक्शन एज वेल एज इक्वल मैग्नीट्यूड। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये बात तो सही है, ये वाली बात तो सही लिखी है यहाँ पर। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, पी कैप इज इक्वल टू क्यू कैप। बात सही है, क्योंकि दोनों अगर इक्वल हैं तो इनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे बराबर होगा? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट के साथ मजाक नहीं करना। p को डिवाइड कर दीजिए उसके p के मॉड से, और q को डिवाइड कर दीजिए उसके q के मॉड से, क्योंकि p और q दोनों बराबर हैं। ठीक है, और p का मॉड q का मॉड भी बराबर है, तो यानी कि p कैप और q कैप भी बराबर होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो अगर p का कैप और q का कैप अगर बराबर है, ठीक है, तो आप आप जो है q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं q से, और q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं p से, और q और p तो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो गलत कौन सी बात है? गलत है ये वाली बात। ये डी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है आपका। ठीक है, तो हमें बताना था कि गलत कौन है, तो इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस, कोई बात नहीं, अगर आप एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये भी एमएनएस के लिए भी ये बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। दीपांशु शर्मा जी, अभिषेक कुमार जी, ध्यान से आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आप लोग मजाक बहुत ज्यादा करने लगे हो बच्चा लोग, पढ़ाई पे कम ध्यान है आप लोगों का। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। ये सब मैथ्स में भी काम आने वाला है, इनको इस तरीके से मत समझो कि मैथ्स में काम नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा मैथ्स में भी काम आएगा, आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ्स में पढ़ लेना और इसमें भी। चलो ध्यान दो।
कह रहा है कि एक सदिश आपके पास a इज इक्वल टू 4i माइनस जे, एक है आपके पास 3i प्लस 2j, और c क्या है आपके पास, c है आपके पास माइनस का k। तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक्स के सापेक्ष इकाई सदिश है, इन सदिशों के संयोग के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। तो संयोग पूछ रहा है, मतलब आपका इनका सम करो, पहले इनका सम करो, जोड़ो, चलो वेक्टर आर निकालो, चलो सम निकालो इनका। तो देखो पहले में कितना है 4i, दूसरे में कितना है माइनस का 3i, तो कितना बचेगा i बच गया। फिर कितना चल रहा है j चल रहा है, फिर क्या चल रहा है 2j चल रहा है, तो प्लस का j बच गया। ठीक है, और k वाला देखो क्या है, k का आपका k सिर्फ एक ही के साथ है तो माइनस का k हो गया। ठीक है, तो आर कैप क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आर कैप होता है वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, i प्लस जे माइनस का k। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट का 3। तो देखो पहला ऑप्शन देखो फटाफट, 16 का a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का a आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में आराम से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में बुक सबके पास है, ठीक है, बुक सबके पास है तो इसको आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि आपको एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, वेक्टर आर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है cos ओमेगा टी एक्स और प्लस साइन ओमेगा टी वाई। ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सारे ऑप्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, सारे ऑप्शन में क्या क्या है आपका, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो क्या करना है, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, कैसे निकलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं आपके लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड लेकर और फिर समझाता हूं। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड, चलिए थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, तो 17 में चलो यही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ध्यान से देखो सब लोग। 17 में जो वेक्टर दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करो सब लोग। चलो भाई लगाओ जरा अपना गणित, डिफरेंशिएट करो इसे। आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आएगा, आर को डिफरेंशिएट करेंगे वी। तो पहले क्या है कॉस ओमेगा टी एक्स है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और ओमेगा क्या क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। तो माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका एक्स का कैप। चलो अगला देखो, साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो साइन का क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एक्स का कैप, और फिर प्लस दूसरे वाले का करो जो वाई का कैप है, जहां दूसरे वाले का करो तो क्या हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस का, कॉस का होगा माइनस का साइन, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन, साइन ओमेगा टी वाई का कैप। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है, बड़े आराम से देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो जो ए तुम्हारा बना है, ए ध्यान से देखो भाई, ए जो बना है माइनस, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी एक्स का कैप, और प्लस क्या बचेगा, ये बचेगा साइन ओमेगा टी जे का कैप। ये किसके बराबर, ये तो आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, ये कैसे कैसे किया है इसको समझ लो, कमेंट पे ध्यान मत दो। ठीक है, आप ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो। जो आपका आर है और जो आपका वी है, जो आपका क्वेश्चन में आर दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में वी दिया हुआ है, इन दोनों का डॉट करेंगे, इन दोनों का डॉट करेंगे तो जीरो आएगा, करके देख सकते हो आप। वी और आर का डॉट करेंगे तो जीरो आएगा, वी और आर का डॉट जीरो आएगा, इसका मतलब वी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वी और आर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन जो आपका ए आया वो माइनस आर आया,
माइनस आर प्लस आर का मतलब होता है सेंटर से दूर, और माइनस आर का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु की तरफ, माइनस आर का मतलब होता है मूल बिंदु की तरफ, और प्लस आर का मतलब होता है मूल बिंदु से दूर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आदित्य प्रजापति क्या करें, नीट के लिए क्या, नीट थोड़ी पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से जो है समझ में आ गया आपको। आर जो आपको दिया गया था, आर को आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है तो वी आ जाएगा, वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा। अब वी और आर का डॉट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, जिससे पता चलता है कि वेलोसिटी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और साथ ही साथ जो आपका ए आया है वो माइनस ओमेगा आर आया है, जिससे पता चलता है कि जो ए वेक्टर है यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को समझो। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो सदिशों के योग का परिणाम, दो सदिश ले लेते हैं a प्लस बी, ठीक है, ये उनका योग हो गया। योग का परिमाण किसके बराबर है, उनके अंतर के परिमाण के बराबर है, यानी कि a प्लस बी का जो मॉड है वो a माइनस बी के बराबर है। तो ये डायरेक्ट थ्योरम याद करो, इसका आंसर हमेशा 90 आता है, ठीक है। कैसे आता है, अगर सीखना चाहते हो तो मैं सिखा सकता हूँ। देखो दोनों का अगर हम स्क्वायर कर लें, दोनों का अगर हम स्क्वायर कर लें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी मॉड का स्क्वायर बराबर होगा किसके, a माइनस बी के मॉड के स्क्वायर के। अब एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, यहां लिख रहा हूं ध्यान से समझो। a डॉट जो a होता है, a डॉट जो a होता है वो a के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। अब हम a प्लस बी का मॉड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको ओपन करो। देखो जो समझने वाला बच्चा होगा उसकी फिजिक्स और मैथ्स दोनों साथ साथ हो रही है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, ठीक है, एनडीए में मैथ्स में भी इसी तरह का वेक्टर का क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने अपनी बुक के अंदर ये कोशिश की है कि अगर आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपका मैथ्स का वेक्टर भी स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलो मल्टीप्लाई करो अब इनकी, तो a डॉट ए क्या हो जाएगा, a मॉड a का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा a डॉट बी आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा b डॉट ए को लिख सकते हैं a डॉट बी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा b डॉट बी क्या होगा, मॉड b का स्क्वायर। इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा a का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, और माइनस क्या चलेगा, माइनस आ जाएगा 2a डॉट बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर। तो क्या होगा, a के स्क्वायर से इधर का a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b के स्क्वायर से इधर का b का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है जल्दी बताइए मुझे। आपके पास बच रहा है यहाँ पर 4a डॉट बी आ रहा है आपका 0, यानी कि a डॉट बी आपका आ रहा है 0। a डॉट बी अगर 0 है तो इसका मतलब a परपेंडिकुलर है किस पर, b पर। ये आपका आंसर इस तरीके से याद आया, लेकिन एग्जाम में इतना याद करने का जो है जरूरी है, मतलब इसको याद करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इतना ज्यादा सॉल्व करें। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हमेशा उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। याद करना है इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि भाई एक ट्रक है जो कि 20 की स्पीड से पहले नॉर्थ की तरफ चलता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और थोड़ी देर बाद वो अपनी स्पीड को, अपने डायरेक्शन को बदल देता है, किस तरफ, वेस्ट की तरफ कर देता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में कर देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको बतानी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ये भी आपका 20 है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी होगी ये वाला वेक्टर, इसे कहेंगे हम डेल्टा वी,
पाइथागोरस लगाओ फटाफट। डेल्टा वी जो होगा वो होगा अंडर द रूट क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 20√2। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ है तुम्हारी और ये है तुम्हारी वेस्ट। ठीक है, तो नीचे क्या होगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नीचे कौन सा होगा, नीचे साउथ होगा, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, सो 20√2 आंसर आएगा, 20√2 आंसर आएगा क्या साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट दे ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये आपका जो है, एक मिनट, ये नॉर्थ था और ये था आपका जो है वेस्ट डायरेक्शन थी आपकी ये। ठीक है, तो आंसर जो है ये आपका चेंज इन डायरेक्शन जो है आपका चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो 20√2 आएगा इसका आंसर, डायरेक्शन मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्लास में समझ लेना, जो समझ में नहीं आया क्लास में जवाब दे दूंगा। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। दो यूनिट वेक्टर का जो सम है, दो यूनिट वेक्टर का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर आता है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि उनका डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से बताइए, आप लोगों ने अगर ये सॉल्व किया हो तो मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, अगर आपने इसको सॉल्व कर रखा है तो। ठीक है, सॉल्यूशन वाले ही बच्चे कमेंट करें। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व किया है वो ही कमेंट करें। अगर आपने इसको सॉल्व कर रखा है तो बताइए, सॉल्व नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले, कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर आपका ए कैप है, मान लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर हमारे पास ए कैप है। देखो जरा ध्यान से देखो भाई, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि समझ जाओ, बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ए और उसका जो है, ठीक है, दूसरा यूनिट वेक्टर हमने बी ले लिया, इन दोनों का सम जो है सी आता है और सी भी एक यूनिट वेक्टर। अब इसने बोला है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो आपसे बोला है कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड आपको बताना है कितना होगा। तो देखो ध्यान से समझो, जब भी आपसे किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप क्या कर लें, उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है, कॉन्सेप्ट याद करो भाई, कॉन्सेप्ट याद करो पहले डिटेल में, और फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है याद कर लेते हैं। देखो ध्यान समझो, अगर मैं लिखूं ए कैप माइनस का बी कैप और इसके मॉड का स्क्वायर कर दूं, तो आप सबको पता होना चाहिए ये होगा ए कैप माइनस का बी कैप डॉट हो जाएगा किसका, ए कैप माइनस का बी कैप के साथ डॉट हो जाएगा। इसको सॉल्व करो फटाफट, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए, क्या हो जाएगा ए डॉट ए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा माइनस का ए डॉट बी। ठीक है, ये आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका माइनस बी डॉट ए, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस बी डॉट बी। अब ध्यान समझो, ए डॉट ए, भाई ए तो एक यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 2 ए कैप डॉट बी कैप, और ये कितना हो गया आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2a डॉट बी। जब तक तुम्हें a डॉट बी का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक तुम इसका वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें इसका वैल्यू नहीं पता होगा तब तक तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें जो है a डॉट बी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, a डॉट बी का वैल्यू आप दी गई कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान समझो, इसका भी डॉट लो जरा, जो कंडीशन दे रखी है, जिसको मैं अभी व्हाइट सर्कल करने वाला हूं, वो कंडीशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इसका यूज करो फटाफट। इसका यूज क्या करेंगे, जल्दी बताइए, इसका यूज कैसे करना है आपको। देखो ध्यान से समझो, आप इसका सेल्फ डॉट ले लीजिए, मतलब आप लिख लीजिए ए कैप प्लस बी कैप, और डॉट लीजिए किसके साथ, ए कैप प्लस बी कैप, और यहां ले लीजिए आप सी कैप डॉट सी कैप। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ए डॉट ए डॉट ए, तो यानी कि ये हो जाएगा ए डॉट ए। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं,
टू ए डॉट बी, टू ए डॉट बी और बी डॉट बी, बी डॉट बी, और ये आ जाएगा इधर क्या चल रहा है सी डॉट सी। तो ए डॉट ए 1 हुआ, ठीक है, प्लस टू ए डॉट बी, टू ए डॉट बी और बी डॉट बी भी आपका 1 हुआ और सी डॉट सी भी 1 हुआ। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो 1 से कटा 1, तो टू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टू ए डॉट बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। कितनी आ रही है आपकी, माइनस का 1। तो माइनस का 1 आ रही है, तो उठा के यहाँ डाल दीजिए यहाँ पे 2 और ये माइनस, इसका वैल्यू आ रही है माइनस का 1। तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यानी कि साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो आपका a माइनस बी, ठीक है, a कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर आया वो 3 आया, यानी कि a का कैप माइनस b का कैप का जो मॉड है वो किसके बराबर है, वो √3 के बराबर होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतना कैसे करेंगे, तो इसका मतलब देखो, अगर आपने अपने आप को इजी मोड में डाला हुआ है, हरियाणवी ब्रदर्स कह रहे हैं कि क्या होगा भाई, मैथ्स में वेक्टर छोड़ के आओगे क्या, मैथ्स में वेक्टर छोड़ के आना है क्या? अगर मैथ्स में वेक्टर छोड़ के आना है तो फिर फिजिक्स में भी छोड़ के आना। मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल आएगा। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो इसलिए दिए हैं क्योंकि एक चैप्टर आपका दोनों जगह पर काम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया था। फास्ट करेंगे, चलो फास्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि F1 और F2 दो लंबवत दिशाओं में काम करते हैं, तो बिंदु के द्रव्यमान पर परिणामी बल क्या होगा। F1 और F2 दोनों परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो F नेट होगा, ठीक है, F नेट कितना होगा, वो होगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2F1 F2 cos 90। cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 आपका 0 हो जाएगा। cos 90 के 0 होने से क्या होगा, ये होगा अंडर द रूट कितना आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बचेगा। तो C सीधा सीधा C इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, वेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो फिर डरो मत, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला है कि जो ए का कैप है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को बड़े आराम से समझो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि जो a माइनस बी का जो मॉड है वो a के बराबर है और वही जो है आपका b के बराबर है। तो आपसे a और b के बीच में पूछा है कि कितना एंगल होगा। जल्दी से बताइए, अगर आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है। मैं तब तक पानी की व्यवस्था कर लेता हूँ अपनी। चलिए वापस आ गए। देखो, जब भी आपको एंगल वाला क्वेश्चन पूछे, जब भी एग्जाम में एंगल वाला क्वेश्चन पूछे, तो कुछ मत करो, जो गिवन कंडीशन है उसको ले आओ। गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, आपको दिया गया है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो किसके बराबर है, वो a के बराबर है, a के मॉड के बराबर है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर कर दिया करो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये बनेगा a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी डॉट a माइनस बी, और इधर चलेगा आपका a डॉट a, इधर चलेगा आपका a डॉट a। जल्दी से खोलो, देखो इस चीज को ना याद कर लोगे तो मैथ्स में भी काम आएगी और फिजिक्स में भी। तो a डॉट a क्या होगा, देखो a माइनस बी डॉट a माइनस बी क्या होगा, ये होगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस कितना होगा आपका 2a डॉट b होता है, ये याद करके जाना है एग्जाम में। a डॉट a क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया, a के स्क्वायर ने क्या किया, a के स्क्वायर को काटा। तो यानी कि यहां से आपको 2a डॉट b किसके बराबर मिल रहा है, 2a डॉट b किसके बराबर मिल रहा है, 2a डॉट b आपको मिलेगा यहाँ पर किसके, b डॉट b यानी कि b के स्क्वायर के। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है ab cos थीटा होता है।
ए बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर। बच्चे एक बात बताओ, ए और बी भी तो बराबर थे, जो ए का मैग्नीट्यूड था वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर था, तो बच्चे ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। देखो एक बी ने इसकी पावर काटेगा, और क्योंकि ए और बी भी बराबर है तो ये भी कट जाएंगे, तो यानी कि कॉस थीटा आपके पास कितना आएगा, कॉस थीटा आपके पास 1/2 आएगा, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर जो है आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी को याद करके चलना है। इसने बोला है, ठीक है, कि लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर इज 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट सी। तो जो रिजल्टेंट आपका सी होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का उनके बीच में क्या है, एंगल है 120 डिग्री का। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट उनका सी है, तो सी कितना आएगा, सी आएगा आपका, सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा, प्लस 2ab, और कॉस 120 बच्चे होता है -1/2। ठीक है, तो याद कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अंडर द रूट कितना, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, ए बी बचने वाला है। इस हिसाब से आप देखिए कि सी मस्ट बी लेस देन, यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये आपका मॉड सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मॉड सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, मॉड सी का स्क्वायर आ रहा है आपका ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस ए बी के बराबर आ रहा है। ऑप्शन में देखिए आपको दिया है मॉड ए माइनस बी। बच्चे मॉड ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बच्चे मॉड ए माइनस बी हमेशा किसके बराबर होगा, मॉड ए माइनस बी तो बराबर होता है ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस का कितना, माइनस का 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। बच्चे कॉस 120 है, कॉस 120 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ab। तो आप सी ऑप्शन देखिए, जो सी है, सी हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, सॉरी बी नहीं, सी नहीं, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, सी हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा भाई, ए माइनस बी के मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना था। चलिए 22 का मैंने क्लास में सी बताया था, हो सकता है कि उस समय कुछ एरर, लेकिन मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसको याद करेंगे। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये वाला ऑप्शन इसका याद रखिएगा कि ये पॉसिबल है कि सी ए से छोटा हो और बी से छोटा हो। कुछ बातें आपको डायरेक्ट याद करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, बोला है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के परिणामी के बीच का कोण क्या होगा, किसके साथ, P के साथ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट R है, तो R क्या होगा, R होगा आपका P प्लस क्यू, ठीक है, P प्लस क्यू, और प्लस करेंगे आप किसके साथ, P माइनस क्यू। रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ तो 2P के बराबर आएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, वेक्टर R किसके बराबर आ रहा है, 2P के बराबर आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर R की है वही डायरेक्शन P की है, और इसका एंगल आपको P के साथ बताना है, तो एंगल कितना हो गया, 0। एंगल सीधा सीधा क्या आंसर आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26 चलो 26 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 को आराम से समझना है। टू वेक्टर A एंड B आर सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू A माइनस बी। ठीक है, तब ये क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि अगर आपका A प्लस बी किसके बराबर है, A प्लस बी आपका बराबर है A माइनस बी के बराबर है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर इसको करना चाहें तो हम कहेंगे कि भाई B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अगर B वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है, या फिर आप समझो कि जब 2B वेक्टर किसके बराबर है, 0 का वेक्टर, यानी कि B वेक्टर कैसा है आपका, B वेक्टर एक नल वेक्टर है। B वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक नल वेक्टर है। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, अगले एडिशन में बुक में एक करेक्शन होकर आएगा क्वेश्चन। इसमें A ऑप्शन भी सही है, इसमें B ऑप्शन भी सही है, और इसमें D ऑप्शन भी सही है, क्योंकि B एक नल वेक्टर है तो A डॉट B भी 0 होगा और A क्रॉस B भी 0 होगा, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, A B और D। ठीक है, बुक में सिर्फ D दिया गया है,
ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिए, अगले एडिशन में हम करेक्शन कर देंगे। तो ए भी सही है, बी भी सही है और इसका ऑप्शन आपका डी भी सही होगा। ठीक है, टाइम हो गया है, टाइम नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कहा गया, आराम से पढ़ेंगे। 27 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 कि जो आपका P और Q है वो R है उसका रिजल्टेंट, यानी कि तो रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस कितना वेक्टर Q। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसने बोला कि अगर हम Q को डबल कर दें, देखो आगे देखो, इसने बोला इफ Q इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। तो Q को डबल करने पर क्या आ गया, Q को डबल करने पे P प्लस 2Q आ गया। ये P प्लस 2Q किसके साथ परपेंडिकुलर है, किसके साथ परपेंडिकुलर है, P के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, P के साथ, वो हमेशा 0 होना चाहिए। अब इस बात को सॉल्व कर लो फटाफट, इस बात को आराम से सॉल्व कर लो। आराम से सॉल्व करेंगे तो डॉट कीजिए पहले, P डॉट P का डॉट क्या होगा, P का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका P डॉट Q, क्या हो जाएगा P डॉट Q इज इक्वल टू 0। इतने पर आकर हम रुक गए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या था आपका, R इज इक्वल टू था P प्लस Q। अब तो R को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर R को क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि वेक्टर R को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर R का स्क्वायर होगा, ध्यान से समझो, वेक्टर R का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर रहा होगा, वो P के स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और प्लस 2PQ cos थीटा के बराबर रहा होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आप यहां से ये 2PQ cos थीटा क्या है, अरे 2PQ cos थीटा आपका, 2PQ cos थीटा आपका क्या है, ये आपका P डॉट Q है। ठीक है, क्या है आपका P डॉट Q। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा P का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 2P डॉट Q। ठीक है, अब आपको देखो कि किस चीज की जरूरत आपको पड़ रही है, किस चीज की जरूरत आपको पड़ रही है। ध्यान से देखिए कि जो P स्क्वायर प्लस 2PQ है वो तो 0 के बराबर है, तो यानी कि P स्क्वायर और प्लस 2PQ आपका 0 के बराबर है, तो आपका बचेगा यहाँ पर Q का स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर आपका Q के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि R आपका सीधे सीधे Q के बराबर हो गया। R सीधे सीधे आपका किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो ध्यान से समझिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला गया है कि भाई आपको दिया गया है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C है, ठीक है, एंड C इज परपेंडिकुलर टू A, फर्दर A इज इक्वल टू C, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आपको बोला है कि A और B का जो रिजल्टेंट है वो C है, तो लिखो जरा इस बात को, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C। निकम्मे मत बनो, जब चीजों को सिखाया जाता है तो सीखो उस चीज को, ठीक है, निकम्मे बनोगे पेपर में काम नहीं चलने वाला है। अब C किसके साथ परपेंडिकुलर है, A के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा C डॉट A क्या होगा, 0 होगा। जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट हमेशा 0 होता है। अब चलाओ जरा इसको, आपसे एंगल पूछा गया किसके बीच में, A और B के, तो जो गिवन कंडीशन थी जिसको मैं आप अंडर, ये देखो येलो वाले से देखो, इस कंडीशन को यूज करो, जब भी ऐसा होता है तो सेल्फ डॉट ले लो इनका। सेल्फ डॉट क्या हो जाएगा, A प्लस बी डॉट A प्लस बी डॉट A प्लस बी, ठीक है, और राइट साइड में क्या चलेगा, राइट साइड में चलेगा C डॉट C। ओपन करो ब्रैकेट को फटाफट, ब्रैकेट को फटाफट से ओपन कर दो, फटाफट से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, फटाफट से ओपन करेंगे तो ये मिलेगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना मिलेगा, प्लस मिलेगा आपका 2A डॉट B, 2A डॉट B इज इक्वल टू क्या चलेगा आपका C का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये चलेगा आपका C का स्क्वायर। अब आपको यहां पर बताना है A और B के बीच का एंगल, लेकिन A और B के बीच का एंगल तो भाई कैसे बताओगे, आप ध्यान से समझो। एक और कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि A किसके बराबर है, C के, तो काटो ना इसको, फिर A को C से काट दो, लो गया A का C के साथ गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास जो बचा 2A डॉट B
इज इक्वल टू क्या बच रहा है, इज इक्वल टू बच रहा है आपका माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक, तो 2a डॉट बी को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो एक बी जो है इसकी पावर खत्म करेगा, तो cos थीटा आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा माइनस बी अपॉन कितना 2a। लो फंस गई यहाँ पे बात, अब आपकी गाड़ी फंस गई यहाँ पर। जब आपकी गाड़ी यहाँ फंस गई तो अब इस जो है चीज से बाहर कैसे आना है, इस चीज से बाहर कैसे आओगे, क्योंकि जब तक आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता होगी या बी की ए के साथ नहीं पता होगी तब तक आप एंगल नहीं निकाल सकते। ठीक है, स्पीड बढ़ा रहे हैं बेटे, लेकिन समझ के तो चलो, स्पीड तो बढ़ा दूंगा मैं, स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक और कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी थी, उस कंडीशन को हम दोबारा से यहाँ यूज करेंगे। दोबारा से क्या यूज करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो गिवन कंडीशन थी उसी कंडीशन को ध्यान से समझो, a प्लस बी सी के बराबर था, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि b c माइनस ए के बराबर होगा, क्या मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर b c माइनस ए के बराबर होगा। चलो इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं, इसको एक बार हटाने दो, इरेज करने दो। चलो अब जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन को दोबारा से याद करो। मैंने पहले कहा था फिल्टर शॉर्ट हो सकते हैं वेक्टर वाले में, क्योंकि जानबूझ के मैंने ये एक्सरसाइज ऐसी डाली है। चलो अब जो कंडीशन दी गई थी उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c माइनस वेक्टर का a। अब दोबारा से इसका सेल्फ डॉट ले लो, सेल्फ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और c माइनस a का सेल्फ डॉट क्या आएगा, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और माइनस क्या चलेगा, माइनस चलेगा 2c डॉट a, 2c डॉट a चलेगा। भाई c और a दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ये टर्म पूरी जीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, b का जो स्क्वायर आ रहा है वो c स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, a और c तो बराबर हैं, अगर a और c बराबर हैं तो b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि b किसके बराबर होगा, b होगा √2 टाइम्स ऑफ a के बराबर होगा। वापस चलो और डाल दो वहां cos थीटा में, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ a अपॉन कितना, अपॉन में चल रहा है 2a, तो a से a कटा, नीचे कितना बचेगा, cos थीटा आ जाएगा आपका माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 यानी कि 3π/4 रेडियन। कितना रेडियन, 3π/4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इफ अ वेक्टर, ठीक है वेक्टर देखिए क्या कह रहा है, आपके पास वेक्टर कौन कौन सा है, एक वेक्टर आपके पास 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 8k, ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, 4j, और यहाँ खेल कर रखा है k बाद में लिखा है, k पहले लिखो यहाँ पे अल्फा का, ठीक है, जो आपको माइनस का 4j, सॉरी माइनस का कितना 4j, माइनस का 4j, माइनस का 4j, और यहां चल रहा है आपका कितना अल्फा का k। ठीक, ये आपके पास सॉरी दूसरा वेक्टर मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, दूसरा वेक्टर मैंने गलत लिख दिया। दूसरा जो वेक्टर था आपका उसमें जे वाला पहले दिया हुआ, आई वाला बाद में, तो उसका आई पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4i और कितना प्लस का 4j, और प्लस हो जाएगा प्लस आपका अल्फा का k, दोनों का डॉट जीरो करो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 8 का अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 8 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेंगे यहाँ पर, 4 प्लस 8 अल्फा बराबर हो जाएगा 0। तो अल्फा जो आएगा आपका वो आएगा आपका माइनस का 1/2, माइनस 1/2 इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि a एंड b आर टू वेक्टर गिवन एज दिस एंड दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट a अलोंग b। याद कर लो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से समझो। अगर मान लीजिए ये आपका वेक्टर a है और ये आपका क्या है वेक्टर b है, याद करो सब लोग, और इनके बीच में क्या है थीटा, तो a का कंपोनेंट जो b के अलोंग होगा वो क्या होगा, a का वो कंपोनेंट जो b के अलोंग होगा वो होगा आपका a cos थीटा, क्या होगा a cos थीटा।
अब एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल ए डॉट बी अपॉन क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ए से ए कट जाएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया देखो मैंने। ठीक है, ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। दोनों का डॉट कर लो जल्दी से दोनों का डॉट करो। 2 ही कम 2, ठीक है, प्लस 3 ही कम 3, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड होगा √2। 3 और 2 5 अपॉन √2, 5√2 आंसर आ रहा है, 5√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला है कि अ पार्टिकल मूव फ्रॉम, एक पार्टिकल कहां से चलता है? एक पार्टिकल 3i प्लस 2j माइनस 6k से जाकर 14i प्लस 13j प्लस 9k पे पहुंचता है। जब उस पर इतना फोर्स लगाया जाता है तो कह रहा है कि वर्क डन बताइए कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में। तो ध्यान समझो, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल वेक्टर आर निकालो। माइनस करते हैं हमेशा फाइनल से अंतिम सदिश से प्रारंभिक सदिश माइनस करते हैं हमेशा। फाइनल से इनिशियल माइनस कर। 14 में से 3 गया, कितना बचा? 14 में से 3 गया 11i। ठीक है, 13 में से 2 गया, कितना बचा? 11 का j। ठीक है, और 9 में से माइनस का 6 प्लस हो जाएगा, 9 6 15 का k। ठीक है, 9 6 15 का k। अब ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स तुम्हें दिया गया है 4i प्लस का j और प्लस का कितना? 3k। वर्क डन निकालना है, वर्क डन। W इज इक्वल टू क्या होता है? R डॉट F होता है, R डॉट F, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट कर इनका, 11 चौके 44, ठीक है, प्लस 11 ही कम कितना? 11, और प्लस 15 तिये 45। ठीक है, 15 तिये ये हो जाएगा, 15 तिये जो है आपका 45। अब इनको ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 मिनट, माइनस हमने सही तो नहीं, माइनस हमने गलत तो नहीं कर दिया? 14 में से 3 गए तो बचे थे हमारे कितने? 11, और 13 में से 2 गए तो भी हमारे पास बचे कितने? 11। हाँ ठीक है, अब इनको ऐड करो, ऐड करो, कितना आ रहा है ये? ठीक है, 44 और 11 कितना हो गया? 44 11 हो गया 55। ठीक है, 44 11 55, और 45 कितना हो गया? 100 आ गया आंसर। ठीक है, सीधे सीधे आ गया आपका 100। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या बोला है। 32 में बोला है कि सम ऑफ a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डॉट 0 कर दो भाई, दोनों परपेंडिकुलर है। तो a प्लस बी का जो डॉट आएगा वो आएगा आपका a प्लस बी का डॉट, और a माइनस बी का डॉट 0 होगा। तो a, इनको ओपन करेंगे तो क्या होएगा? ओपन करो जरा इनको, ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा आपका यहाँ? बी का स्क्वायर, और a डॉट बी और b डॉट a कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यानी कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे देखो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? 1। सो a अपॉन b कितना आएगा? a अपॉन b यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका a, इसका सही ऑप्शन आ गया कि a अपॉन b का रेशियो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो भाई, जो बदतमीजी कर रहा है ना चैट बॉक्स में, ठीक है, उनको जो है कल उनको बताऊंगा मैं क्लास में, उनसे पूछूंगा मैं ये, ठीक है, कि भाई कैसे इसको किया। बदतमीजी कम करो और पढ़ाई ज़्यादा करो, ठीक है, कमेंट पे कम ध्यान दो। अब यही चीज़ एग्जाम में आएगी तो फिर वहाँ रोना वहाँ बैठ के कि भाई कैसा क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखो, अब आगे त्रियक गुणनफल पूछ रहा है, किस किस के बीच में पूछ रहा है? ए डॉट बी क्रॉस ए के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब तिर्यक गुणनफल कैसे करोगे? तिर्यक गुणनफल को क्या बोलते हैं? अब ए बी क्रॉस ए को पहले खोलो, सीधे सीधे देखो, बी क्रॉस ए क्या होगा? ये होगा आपका बी ए साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। और ये जो एन कैप होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है और एन कैप बी के भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है एन कैप, और एन कैप का डॉट ले लो ए के साथ, लेकिन एन कैप तो परपेंडिकुलर है ए के, डायरेक्ट आंसर आया 0। ऐसे क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगेगी एग्जाम में, ठीक है, अगर सीख के नहीं जाओगे। बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34।
34 में देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी, क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप किसके बराबर है, ये है बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा बी ए, ठीक है, बी ए साइन थीटा, और ये माइनस का एन कैप आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस, ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो खोल दो ना इसको इस हिसाब से, तो यानी कि ये गया इससे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा 0 के बराबर है, 2 साइन थीटा 0 के बराबर है, तो साइन थीटा आपका 0 के बराबर है, तो थीटा आपका क्या है, या तो 0 है या फिर 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब पाई, 0 ऑप्शन में है नहीं, तो सीधे सीधे सी पे जाएंगे, पाई पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, फॉर वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्न में से कौन सी बात सही है। तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं आता, ठीक है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ठीक है, अगर यहाँ एन कैप होता तब ये बात सही होती है, ये भी गलत लिखिए, ये भी गलत है, सही बात कौन सी है, सही बात है डी, डी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलो भाई आगे बात करो। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हिलेगा तुम्हारा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको लीनियर मोमेंटम दे रखा है और एंगल पूछ रहा है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। पागल बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। डिफ्रेंशिएट मारो जरा इसको, डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो कितना हो जाएगा a, ठीक है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का k और ये हो जाएगा साइन के टी। फिर देखो आगे क्या लिखा है, j लिखा है, आई लगा दो, यहाँ पर आई लगा दो, ठीक, फिर माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, तो ये हो जाएगा जे के और ये हो जाएगा आपका कॉस के टी। जब तुम फोर्स को ध्यान से समझो, फोर्स आया क्या, फोर्स आया तुम्हारा माइनस का ए, देखो प्लस का ए के, अंदर बच रहा है माइनस साइन के टी आई, और माइनस कितना बच रहा है कॉस के टी जे। जब तुम फोर्स को और मोमेंटम का डॉट, ध्यान देखो, दोनों का अगर तुम डॉट करते हो तो वहां पर कॉस है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या बचेगा, माइनस साइन के टी कॉस के टी। उधर क्या चल रहा है, उधर भी वही चलेगा आपका, ठीक है। तो दोनों का जब आप डॉट करोगे, दोनों का डॉट करने पे आपको क्या मिलेगा, दोनों का डॉट करने पे आपको मिलेगा 0, दोनों का डॉट करने पे आपको मिलेगा 0। तो आंसर कितना आएगा दोनों के बीच में, आंसर कितना आएगा 36 का, जल्दी बताओ 36 कितना आएगा, 90 आएगा 36 का आंसर, कितना आएगा 36 का आंसर 90। डिफ्रेंशिएशन सही से कर लेना, ठीक है, कॉस का माइनस साइन होगा, ठीक है, और साइन का जो है कॉस ही रहने वाला है। तो जब दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पे आपको आंसर मिलेगा आपको 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ नहीं आया तो क्लास में एक बार दोबारा समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या बोल रहा है, 37 बोल रहा है कि ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर है तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है आपका रॉन्ग होगा। अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर है, ए क्रॉस बी सी के बराबर, तो प्रॉपर्टी क्या है कि सी परपेंडिकुलर है किसके, ए के साथ भी, और सी परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी के साथ भी। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें ढूंढना है गलत कौन सा है, हमें क्या ढूंढना है भाई, गलत कौन सा है। तो गलत देखो, गलत कौन सा आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कह रहा है कि सी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। देखो जो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी की डायरेक्शन जो है, ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या होगी भाई, हम पढ़ते हैं कि जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसी प्लेन में ए प्लस बी होगा, ठीक है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, सी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कौन सी बात गलत है, डी ऑप्शन गलत है, सी परपेंडिकुलर नहीं है किसके, ए क्रॉस बी के। भाई सी तो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा ना, सी परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा उसके, सी क्या होगा, अलोंग होगा उसके, ठीक है। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, 38 में बोला है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसका क्रॉस खोलो जरा इसका, फटाफट क्रॉस ओपन करो। तो क्रॉस ओपन करेंगे तो ए क्रॉस ए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका माइनस ए क्रॉस बी, फिर क्या आएगा,
फिर आएगा आपका प्लस बी क्रॉस ए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका माइनस बी क्रॉस बी। सेम चीजों का क्रॉस जीरो होता है, ये हुआ जीरो माइनस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस का ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी हो गया जीरो। तो भाई ये हो जाएगा माइनस टू ए क्रॉस बी। अब माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस ए, तो ये आएगा टू बी क्रॉस ए के बराबर। डी ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, एंगल बताओ 39 में, 39 में बोला है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते हैं कॉस थीटा। क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। देखो 5 पंजे कितना हुआ 25, और 5 पंजे कितना माइनस 25, ए डॉट बी आ रहा है 0, तो थीटा हो जाएगा सीधा सीधा कितना 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, ये बड़ा मजेदार सवाल है। मजेदार सवाल इसलिए है क्योंकि बोला है कि ए क्रॉस बी का मॉड 3a डॉट बी के बराबर है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखो आप सिंपल लिख दो कि ए बी साइन थीटा बराबर है किसके, √3ab cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से तुम्हें वैल्यू मिल सकती है, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी से ए बी काटा, टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा √3 आ गया। टेन थीटा अगर √3 तो थीटा कितना है भाई 60 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा है कि मॉड ए प्लस बी बताइए। ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी क्या होता है, याद करो जल्दी से, क्या होता है अंडर द रूट, जल्दी बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस कितना 2ab cos थीटा। ठीक है, और cos 60 कितना दिया हुआ है, cos थीटा तो 60 दिया हुआ है, और cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab की पावर कितनी, होल पावर 1/2। ठीक है, ये लो डी ऑप्शन गया करेक्ट। चलो भाई 41 पे आ जाओ, 41 पे देखो, 41 पे ये फोर्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टॉर्क। तो भाई टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए इनका, बनाइए इस तरह की डिटर्मिनेंट, आई जे के बनाइए। ठीक है, आर कितना है, आर को सबसे पहले लिखना होता है 7 3 1, और वो कितना है -3 1 5। क्रॉस मारो जरा इनका क्रॉस मारेंगे तो कितना आएगा 14 का जे -38 आपका जे, 14 का आई -38 जे और प्लस 16 का के। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है कि व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू -a डॉट बी, तो एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ए बी से कट गया ए बी, कॉस थीटा कितना आ गया -1। कॉस -1 कब होता है, कॉस -1 थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। किस पर होता है, 180 डिग्री पर। 180 का मतलब है पाई, पाई का मतलब क्या है ऑपोजिट, पाई का मतलब क्या है ऑपोजिट, यानी कि विपरीत। तो क्या देखिए ए और बी एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो ये था आपका जो है, क्लियर हुआ भाई। 42 क्वेश्चन थे चैप्टर में, और अगर तुमने इसको ध्यान से नहीं सीखा, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बड़ी दिक्कत का सामना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में भी काम करेगा और साथ ही साथ ये काम करेगा किसमें, ये फिजिक्स में भी काम करता है। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन हुए खत्म। चलिए अब कल मिलेंगे किसी नए जो है कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन तो कल आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आदित्य प्रजापति कौन है भाई, कल मिलो जरा तुम कोचिंग में, जरा ढूंढो जरा इसे कौन है ये। ठीक है बेटा, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी कुछ जीवन में सक्सेस मिलेगी। चलो भाई अब रखते हैं इसको, आज ऑफ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब कल, बाय बाय।